तो फिर स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को माना और उसके आधार पर निर्धनता का निर्धारण कर दिया और कहा कि निर्धनता के आकलन का एक सर्वमान्य पैमाना अपनाया जाए। जिस बास्केट का हमने प्रयोग किया उसमें उन न्यूनतम आवश्यकताओं को शामिल कर लिया जो गरीबी निर्धारण के लिए या एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी या आवश्यक है। तो इस आधार पर हम एक पैमाना निर्धारित किया, जिस पैमाने के अनुसार अगर एक कैलोरी को आधार छोड़कर हमने इस कैलोरी को रुपए में चेंज कर मिनिमम जो उपभोग है वो 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में और 1000 रुपये शहरी क्षेत्र में निर्धारित किया। यहाँ ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि 816 रुपये का मतलब ये हुआ कि एक परिवार में अगर 5 सदस्य है और चाहे काम करने वाला एक व्यक्ति है या 500, तो सबकी आय जो है उसको प्रत्येक व्यक्ति की आय 816 रुपये होनी चाहिए। यानी एक परिवार में अगर 5 सदस्य है तो 816 गुना 5 यानी 4080 रुपये कम से कम उनकी इनकम होनी चाहिए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में अगर किसी परिवार में 5 व्यक्ति है तो उनकी उपभोग्य आय न्यूनतम 5000 रुपये मासिक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने तेंदुलकर फॉर्मूले के अनुसार गरीबी का निर्धारण किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो कैलोरी आधार है उसको हम अब छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो एक भुखमरी की रेखा के समान है। और दूसरी ओर देखा जाए तो आदमी की आवश्यकता सिर्फ कैलोरी ही नहीं होती है, इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी उसको चाहिए, जैसे मेडिकल की है या फिर अन्य सुविधा। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर और सामान्यतः 5 साल के अंदर प्रतिदिन सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है, यानी एनएसएसओ के द्वारा 5 साल में एनएसएसओ राउंड होता है एक, यानी 5 साल में इसकी गणना की जाती है और एनएसएसओ का ये डाटा फिर सीएसओ के पास आता है। आजकल इसको एनएसओ ही बोला जाता है, सीएसओ और एनएसएसओ को मिला के एनएसओ कर दिया गया है। तो एनएसओ के पास डाटा आएगा और एनएसए इन डाटाओं के आधार पर देश में गरीबी का आकलन करेगा और यह आकलन क्षेत्र के आधार पर भी होगा। जैसे बिहार में उत्तर प्रदेश की तुलना में ज़्यादा गरीबी है, उत्तर प्रदेश में दिल्ली की तुलना में ज़्यादा गरीबी है, दिल्ली में राजस्थान की तुलना में या केरल की तुलना में ज़्यादा गरीबी है, इस प्रकार से। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग गरीबी है। अब इसी के पैमाने के रूप में अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IMF, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक या इसको वर्ल्ड बैंक भी बोल देते हैं, कभी कभी IBRD भी बोल देते हैं, ये बैंक जो PPP के आधार पर उपभोक्ता का स्तर निर्धारित करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय पैमाना क्या है, जो वर्ल्ड बैंक के अनुसार है, विश्व बैंक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति विश्व के चाहे वो किसी भी देश में कहीं भी रह रहा हो, $1.9 प्रतिदिन नहीं कमाता हुआ गरीब है। $1.9 प्रतिदिन नहीं कमाता वो गरीब है। इसका अर्थ ये हुआ, अगर किसी देश में $1 का मूल्य मान लो 80 रुपये है और हम $1.9 से अगर इसको गुणा करेंगे तो लगभग वो व्यक्ति 150 रुपये प्रतिदिन कमाना चाहिए, अन्यथा वो गरीब है। अब इसके आधार पर हम देखते हैं कि वो पैमाना पीपीपी का क्यों है। पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पेरिटी। परचेजिंग पावर पेरिटी क्या होता है कि प्रत्येक देश में जो उत्पादन के साधन हैं, उनकी कीमतें हैं और वहाँ की करेंसी, इन सब का निर्धारण उस क्षेत्र विशेष के आधार पर होता है। हम सामान्यतः ये देखते हैं कि जैसे अमेरिकी मुद्रा डॉलर है, तो $1 में जितना अमेरिका में सामान खरीदा जाता है उसी $1 के समकक्ष मुद्रा यानी रुपए में भारत में कितना सामान खरीदा जाता है, इसके आधार पर हम पीपीपी का मूल्यांकन करते हैं। तो परचेजिंग पावर पेरिटी 2011 के अनुसार देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की आय वर्ल्ड बैंक के अनुसार अर्थात विश्व बैंक के अनुसार $1.9 होनी चाहिए। किताब के अनुसार कुछ प्रश्न है, विभिन्न देशों में विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जीवन का स्तर और पैमाना सब जगह अलग अलग होता है। एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ, यूएसए में किस व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा? यूएसए में उस व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है या गाड़ी नहीं है, उसको हम निर्धन मान सकते हैं। लेकिन भारत में हमने देखा कि 1000 रुपये शहरी क्षेत्र में जो नहीं कमाता वो भी गरीब है और 816 रुपये शहरी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं कमाता वो गरीब है, यानी निर्धन है। तो विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार पैमाना अलग अलग है, वहाँ की परिस्थिति, प्रति व्यक्ति आय और वहाँ की पीपीपी के आधार पर ये सब निश्चित होता है और उसी आधार पर देखा जाता है। आपके अनुसार आपके क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता का स्तर क्या होता है? हमारे क्षेत्र में या फिर हमारे देश में न्यूनतम आवश्यकता का स्तर रोटी कपड़ा मकान माना जाता है, लेकिन अभी तेंदुलकर और सी रंगराजन के अनुसार एक न्यूनतम बास्केट जिसके अंदर न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं को समावेश किया गया है, उतनी वस्तु व्यक्ति पास होनी चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा आदि इसमें शामिल है। निर्धनता के अनुमान तेंदुलकर समिति के अनुसार देखा जाए तो
1993-94 में भारत में निर्धनता का जो स्तर है वो 45% था, शहरी और ग्रामीण को मिलाकर, जो निरंतर घटता रहा और घटता हुआ ये 28% तक आ पहुंचा है। ध्यान रहे 2011-12 में ये 22% था और 15-16 में ये वापस बढ़कर 28% हो गया है। वर्तमान में कोविड की स्थिति को देखते हुए ये पैमाना बदल गया है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रहे, ये गलती से हो गए हैं इन करोड़, ये 40.4 करोड़ है, ये जनसंख्या का पैमाना है, यानी जो जनसंख्या है वो इन सब में एक एक पॉइंट लगा लेना कि 1993-94 में देश की जो 45% जनसंख्या है जो निर्धन थी, उनकी संख्या कितनी थी? 40.4 करोड़ थी, जो बढ़कर 2004-05 में 40.7% हो गई, फिर घटकर 40.7 करोड़ हो गई, फिर 27 करोड़ हो गई और उसके बाद में 36.4 करोड़ हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जनसंख्या है वो लगभग स्थिर बढ़ भी रही है और घट भी रही है, लेकिन प्रतिशत के रूप में घट रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1951 में हमारी जो जनसंख्या है वो लगभग 35 करोड़ थी, जो बढ़कर 2011 में 121 करोड़ से अधिक हो गई। तो प्रतिशत के आधार पर जनसंख्या में गिरावट आई है, लेकिन संख्या के आधार पर कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है तालिका के अनुसार। इसके बाद हम अगर जाति आधार पर या समूह के आधार पर या असुरक्षित समूह के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक निर्धनता कहाँ पर है? तो हम अगर जाति पैमाना देखें तो सर्वाधिक जो गरीबी है वो अनुसूचित जनजाति में पाई जाती है और उसके बाद में अनुसूचित जाति में पाई जाती है। दूसरी ओर अगर हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो रूरल क्षेत्र में अर्बन की तुलना में यानी शहरी क्षेत्र की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके बाद एवरेज देखा जाए, एवरेज निर्धनता कम है। इसका मतलब है सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियाँ जिनके पास संसाधनों का अभाव है, जैसे हमने पालमपुर की कहानी में देखा, जैसे हमने संसाधन के अध्याय में देखा, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और किसान वर्ग या रूरल क्षेत्र के लोग या फिर शहरों में रहने वाले निर्धन लोग जो झुग्गियों में रहते हैं, उनके पास संसाधनों का अभाव है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर निर्धनता का स्तर सबसे ज़्यादा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर 22% का है, यानी 22% राष्ट्र में निर्धनता है। लेकिन अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये बढ़कर 43% हो जाता है, यानी लगभग राष्ट्र की औसत से 2 गुनी। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुसूचित जनजातियों के पास संसाधनों का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। परिणाम स्वरूप वहाँ पर बेरोजगारी की स्थिति या निर्धनता की स्थिति विकट है। राज्यों में, सॉरी, यहाँ पर आप सब्जियों की जगह राज्य लिख लेना, गलती से टाइप हो गए हैं। राज्यों में बेरोजगारी की स्थिति देखा जाए तो प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है। जैसे अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में निर्धनता सर्वाधिक है, उसके बाद में उड़ीसा, फिर असम, फिर मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश। तो कहने का मतलब ये हुआ कि महत्वपूर्ण राज्य जो जनसंख्या का एक बड़ा भाग वास करता है वहाँ पर निर्धनता अधिक है, जबकि इसकी तुलना में अन्य राज्यों में जनसंख्या जैसे केरल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इनमें निर्धनता का स्तर कम है, यानी इकाई अंक में है, जबकि बिहार, उड़ीसा, असम, एमपी और यूपी में हालत दयनीय है। राजस्थान में निर्धनता का स्तर लगभग 14.5% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत के सभी सामाजिक समूह और आर्थिक समूह में अलग अलग है, और इस आधार पर हम जैसे जाति आधार पर देखते हैं, SC, ST और क्षेत्रीय आधार पर जैसे ग्रामीण और शहरी आधार पर देख लिया। इसके अलावा हमने राज्यों के आधार पर देख लिया। तो कहने का मतलब है ये सब पैमाने हैं वो क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग है। फिर हम बात करते हैं एक कहानी से। ये कहानी है शिवरमन की। शिवरमन तमिलनाडु के करूर कस्बे में रहता है, जो हथकरघा उद्योग और बिजली से चलने वाले कपड़े बनाने के लिए जो करघे हैं या लूम है उसके लिए प्रसिद्ध है। शिवरमन मोची समुदाय से या मोची जाति से संबंध रखता है। प्रतिदिन 160 रुपये कमाता है। यह खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है, न कि अपना जातीय आधार पर कोई काम। अब इसके परिवार की स्थिति देखते हैं। परिवार में बूढ़ी माँ है, बिन ब्याही बहन है, छोटे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं। सबके पीछे कारण वही है जो हमने पहले अध्यायों में या पहले जो कहानियाँ पढ़ी है उसमें था कि इनके पास आवश्यक संसाधनों की कमी है और पर्याप्त आय नहीं है। परिणाम स्वरूप इनकी निर्धनता का स्तर उच्च स्तर पर है, और बहन की शादी इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि परिसंपत्ति का अभाव या संसाधनों की कमी है। बच्चे को स्कूल भी नहीं भेज पा रहा है क्योंकि 2 वक्त का खाना पाना भी दुभर है। अंतर्राज्यीय असमानता, जैसा कि हमने ऊपर तालिका के माध्यम से देखा, अंतर्राज्यीय निर्धनता राज्यों में भिन्न भिन्न होती है, जो राज्य के संसाधनों और राज्यों की जनसंख्या के अनुपात और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होती है। वैश्विक निर्धनता के स्तर पर जैसे हमने विश्व बैंक के आकलन के आधार पर देखा था कि $1.9 कब से
11 के स्तर से, 11 की पीपीपी के स्तर से, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $1.9 जो नहीं कमाता है वो निर्धन है। इस स्थिति के आधार पर हम देखते हैं तो विश्व में भी क्षेत्रीय आधार पर गरीबी अलग अलग पाई जाती है। यानी विश्व को अगर हम विभिन्न क्षेत्रों में बांट दें, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, या फिर हम ऐसे बांट दें एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो इसके आधार पर भी जनसंख्या के अंदर जो निर्धनता का स्तर है वो अलग अलग है। हम देश के आधार पर देखें तो जो $1.9 से कम आय प्राप्त करते हैं उनकी अगर कुल जनसंख्या में प्रतिशत देखें तो सर्वाधिक प्रतिशत नाइजीरिया में है। यानी नाइजीरिया में विश्व में सर्वाधिक लोग निर्धन हैं। $1.9 से कम कमाने वालों का प्रतिशत 53.5% है, यानी 100 में से 53.5% लोग निर्धन हैं। नाइजीरिया के बाद बांग्लादेश की हालत है, उसमें 14.8 है। भारत में बांग्लादेश से भी खराब स्थिति है, यानी 21.2। जैसे कि हमने राष्ट्रीय पैमाने में तेंदुलकर समिति के आधार पर देखा था कि राष्ट्र में लगभग 22% निर्धनता है, तो यही 22% आसपास वैश्विक निर्धनता के स्तर यानी $1.9 के आधार पर आती है। पाकिस्तान में हमारे से कम है, चीन में 0.7 है, ब्राज़ील में 4.8, इंडोनेशिया में 5.7 और श्रीलंका में 0.8% निर्धनता पाई जाती है। यानी क्षेत्र के आधार पर अलग अलग है। अब अगर मैं बात करूं एशिया में, दक्षिणी पूर्वी एशिया जिसमें चीन है, भारत है, भारत जो दक्षिण एशिया का हिस्सा है, और दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देश इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, तो यहाँ पर जनसंख्या में जो निर्धनता का स्तर है वो सबसे अधिक सुधरा है। कहने में ये कह सकते हैं कि चीन में मात्र 0.7% लोग ही निर्धन हैं, श्रीलंका में 0.8, भारत में भी आपने जैसे देखा था कि पहले लगभग 44% के आसपास था, जो घटकर 21% के आसपास आ गया। लेकिन अफ्रीका के अंदर सुधार कोई खास नहीं हुआ। तो ये क्षेत्रीय आधार पर निर्धनता का परिदृश्य बताता है कि जातीय क्षेत्रीय आधार पर एक राज्य में ही नहीं, विश्व के आधार पर भी निर्धनता अलग अलग पाई जाती है। लोग निर्धन होते क्यों हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि निर्धनता के कारण क्या है। निर्धनता का पहला ऐतिहासिक कारण जिसका ठीकरा हम ब्रिटिश सरकार पे ही फोड़ते हैं, जिन्होंने संसाधन के लिए भारत को सिर्फ कच्चे माल का उत्पादक ही माना और तैयार माल भारत में लाकर बेचा जाता था। जैसे कच्चा लोहा और कोयला भारत से इंग्लैंड लेके जाते, वहाँ पर लोहा पकाते, रेल की पटरियाँ जो एक सामान्य चीज़ है वो और रेल के इंजन वहाँ से बनते और फिर भारत में आकर रेल लाइनों का जाल बिछाया जाता ताकि भारत का शोषण अच्छी तरीके से किया जा सके। आपने इतिहास में नील की खेती, तिनकटिया पद्धति आदि के बारे में पढ़ा होगा। तो पहला कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक है, जिसने भारत के संसाधनों का अति दोहन किया और लोगों को गरीबी की ओर धकेल दिया। इसके बाद में दूसरा है विकास की धीमी दर, यानी आज़ादी के बाद हमारी जो दयनीय स्थिति थी हम उससे बाहर नहीं निकल पाए। परिणाम स्वरूप हरित क्रांति के बाद 1980 के दशक तक हमारी विकास दर धीमी रही, जिसको हम हिंदू वृद्धि दर भी कह देते हैं। लगभग 2.5% के आधार पर अर्थव्यवस्था विकसित हुई, जो आगे चल के 9% हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय में जो वृद्धि है वो न होकर आय में गिरावट हुई, अन्यथा मतलब लोगों की आय है वो पहले की तुलना में कम हुई। अगला महत्वपूर्ण कारण है यहाँ पर जनसंख्या का आधिक्य बहुत ज़्यादा है, इसलिए संसाधनों पर जनसंख्या का भार है। परिणाम स्वरूप सब लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, तो लोग बेरोजगार होते हैं और बेरोजगार है वो गरीबी की प्रमुख जड़ है। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय की संवृद्धि दर कम है, यानी प्रति व्यक्ति जो आय है, जो उसकी वृद्धि है वो भी अन्य देशों की तुलना में कम है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर हमारे ये निर्धनता का स्तर अधिक पाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण कारण है हरित क्रांति का जो प्रसार हुआ, उसमें हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर तो हो गए, लेकिन इसका जो असर है वो एक सीमित क्षेत्र में हुआ। जैसे हमने बात की थी कि उत्तर पश्चिमी भारत, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहीं पर इस हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला। फिर हम जैसे पिछले अध्याय में देखा कि हमारे जो संसाधन है, जलीय संसाधन है, वो एक सीमित मात्रा में है। हम आज भी लगभग 60% कृषि के साथ साथ वर्षा पर निर्भर है। हमारी 40% कृषि ही नहरों या फिर ट्यूबवेल या अन्य साधनों से सिंचित है। तो एक कारण यह है जो निर्धनता में हमें धकेलता है, क्योंकि भूमि संसाधन होने के बावजूद भी हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आय में असमानता है। भारत में वर्ष में कई बार कुछ रिपोर्टें आती है, कोई एनजीओ के थ्रू आती है, कोई दूसरे संस्थाओं के माध्यम से आती है। तो हम देखते हैं कि गरीब और अमीर है, गरीब और अमीर के बीच में आय की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। बार बार आप अखबारों में पढ़ते हो कि अंबानी की संपत्ति एक दिन में 19,000 करोड़ रुपए बढ़ जाती है, कभी उनकी आमदनी 25,000 करोड़ रुपए एक दिन में बढ़ जाती है। और दूसरी ओर आप देखते हो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे क्षेत्र के अंदर लोग उसी दिन भूख से प्राण त्याग देते हैं या तड़प तड़प के मर जाते हैं। ये हमारी वास्तविक स्थिति है। असमानता के गैप का मैं दूसरा उदाहरण देके बताता हूँ कि भारत की जनसंख्या 100 है और संसाधन भी अगर हम 100 ही मान लें,
तो 3% आबादी, ध्यान से सुने, भारत की मात्र 3% आबादी के पास देश का 97% संसाधन मौजूद है। यानी 100 में से 3 लोगों के पास 97 रुपए हैं और 97 लोगों के पास मात्र 3 रुपए हैं। इतना बड़ा गैप है, परिणाम स्वरूप भारत में निर्धनता बरकरार है। संसाधनों का असमान वितरण, संसाधन का जो वितरण है वो भी सब जगह समान नहीं है, जिसमें हमने सामाजिक परंपराएं भी देखी और वर्तमान में जो सरकार ने या फिर आज़ादी के बाद में जो हमने प्रयास किए थे, जैसे भूमि का जो समान वितरण है, विनोबा भावे का जो प्रोग्राम है, भूदान आंदोलन, ये सारे के सारे बीच में ही खत्म हो गए या प्रभावी नहीं हो पाए। परिणाम स्वरूप संसाधनों पर जो अधिकार है वो सब लोगों का समान रूप से नहीं है, जैसा कि आप अपने गांव में भी देख सकते हैं, और परिणाम स्वरूप लोगों की जो आय है वो कम है। अगला जो गरीबी का कारण है वो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्ति के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी नीति, जैसे हमने ऊपर देखा कि ये नीति है वो प्रभावी नहीं हो पाई, भू सुधार वाली नीति। परिणाम स्वरूप जैसे गाँव में चकबंदी की योजना शुरू की गई थी, चकबंदी योजना शुरू की गई थी, लेकिन वो प्रभावी नहीं हुई, और परिणाम क्या रहा कि संसाधनों पर बड़े घरों का या जिसके पास संपत्ति ज़्यादा ही उनका अधिकार ज़्यादा रहा और गरीब हमेशा गरीब ही बना रहा। जैसे हमने पालमपुर की कहानी में देखा कि गांव में मात्र 80 परिवार ऐसे हैं जिनके पास संसाधन ज़्यादा है, बाकी जो दलित परिवार है या निर्धन परिवार है गांव के साइड में एक कोने में वास करते हैं और संपत्ति का अभाव पाया जाता है, और ये गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। अगला है सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन पर पैसे खर्च हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज और दहेज ऐसी बीमारियां हैं जो आदमी को एक ऐसी कंडीशन में पहुंचा देती है वहां से वो बाहर नहीं निकल पाता। बच्चों, दहेज लेना सबसे बुरी आदत है। कैसे? एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है और शादी में दूल्हे को या दूल्हे के परिवार को खुश रखने के लिए लाखों रुपए खर्च करता है, जबकि उसकी आमदनी लाखों रुपए नहीं है। अगर आमदनी लाखों रुपए नहीं है तो वो व्यक्ति कहीं से कर्ज लेता है और धीरे धीरे वो कर्ज के जाल में फंसता जाता है, और जो उनके पास परिसंपत्ति है वो उससे भी हाथ धो बैठता है। दूसरा, जैसे हमने खर्च की बात की, घर से एक आदमी के देहांत के बाद लोग उसके पीछे जमकर दावत उड़ाते हैं, और यही दावत एक सामाजिक कुप्रथा है, क्योंकि जाने वाला चला जाता है और उसके बाद में उसी के परिवार का जो बच्चा होता है, जो अनुष्ठान करने की कोशिश करता है, जो समाज की कुरीति है उसको पूरा करने की कोशिश करता है, तो वो भी गरीबी के जाल में फंस जाते हैं। अंतिम और 10वां जो कारण है गरीबी का वो है कि भारत में किसान हैं वो छोटे हैं। छोटे किसान का मतलब इनकी भूमि 2 एकड़ से कम है। 2 एकड़ की भूमि से कम होने के कारण ये कृषि है वो लाभदायक नहीं है। परिणाम स्वरूप ये किसान खेत में काम करते तो नजर आते हैं, लेकिन प्रछम या छिपी हुई बेरोजगारी इतनी अधिक होती है कि ये कभी भी किसान उससे बाहर नहीं निकल पाते गरीबी से। और खेती करने के लिए जो पैसे चाहते हैं तो ऋण जो लेते हैं वो ऋण भी साहूकार से लिया जाता है, जो अधिक ब्याज वसूलता है। परिणाम स्वरूप वो एक ऋण जाल में भी लगातार फंसता जाता है। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों ही है कि ऋणग्रस्त अगर ज़्यादा होगा तो वह व्यक्ति धीरे धीरे निर्धन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी परिसंपत्ति है वो कर्जदाता वहन कर लेता है या कब्जा कर लेता है। परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति भूमिहीन या संपत्ति विहीन हो जाता है, तो आगे से उनकी आमदनी है वो भी खत्म हो जाती है। परिणाम स्वरूप वो लगातार गरीबी में फंसता जाता है। निर्धनता निरोधी उपाय में हम देखते हैं कि सरकार ने कई प्रयास किए हैं जिनके माध्यम से निर्धनता को खत्म या गरीबी को उन्मूलन करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम प्रयास अगर हम देखें तो 5वीं योजना में जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। हालांकि ये नारा बहुत पहले दिया जा चुका है, लेकिन प्रभावी अभी भी नहीं हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न प्रयास किए हैं ताकि अपनी जनसंख्या को एक खुशहाल जीवन देश के गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाल सके। इसके लिए उसने कुछ प्रयास किए हैं। इन्हीं प्रयासों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, यानी हमारे देश की सकल घरेलू उत्पाद, हमारे देश की उत्पादन को बढ़ाना ताकि उसका ट्रिकल डाउन प्रभाव मिले। ट्रिकल डाउन का मतलब पहले बड़े उद्योगपति पैसे कमाएंगे, फिर वो खर्च करेंगे तो रोजगार का सृजन होगा और रोजगार जो निर्धन व्यक्ति हैं उनको मिलेंगे और वो लोग बेरोजगारी से बाहर निकल जाएंगे और निर्धनता से बाहर निकल जाएंगे। दूसरा लक्ष्य है वह लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, यानी यह कार्यक्रम जिसके माध्यम से सीधा निर्धनता प्रवार किया गया, जैसे अंत्योदय अन्न योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इसके माध्यम से जो निर्धन है उसी पर सीधा वार कर दिया गया, यानी निर्धनों को काम दे दिया गया। और जो अंत्योदय है जिसके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है उसको शुरुआत में 25 किलो और बाद में 35 किलो बिल्कुल फ्री में खाद्यान्न उपलब्ध करवा दिया गया। परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति अब भूख नहीं मरेगा, यानी भूखमरी से बाहर निकल जाएगा, बचे हुए पैसे के दूसरे साधनों पर खर्च करेगा। परिणाम स्वरूप उसकी निर्धनता से वो लगातार बाहर निकलता रहेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच में घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि होगी तो निर्धनता दूर होगी, और आर्थिक समृद्धि के साथ साथ मानव विकास भी
संभव हो जाएगा, क्योंकि देश जितनी प्रगति करेगा, हम मानव के कल्याण पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे, परिणाम स्वरूप शिक्षा का स्तर है वो ऊंचा उठेगा, स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाएगा, तो लोग एक अच्छा मानव संसाधन बनेंगे और आर्थिक अवसर ज़्यादा सृजित होंगे। परिणाम स्वरूप निर्धनता भी खत्म होगी, गरीबी भी खत्म होगी और बेरोजगारी भी खत्म होगी। तो इस प्रकार आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए हम आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा देते हैं और साथ साथ एक जो लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम है वो भी चलाते हैं, यानी सीधा निर्धनता पर वार करने की भी कोशिश करते हैं। निर्धनता का इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, क्योंकि निर्धनता का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमने कुछ योजनाएं चलाई, जिसका लक्ष्य निर्धनता के माध्यम से गरीबी उन्मूलन करने का प्रयास किया गया। इसमें हम कुछ चुनिंदा योजनाओं को देखते हैं। हालांकि सरकार ने कई योजनाएं चलाई है, कुछ योजनाओं के बगैर भी सरकार प्रयास करती रहती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिए जाए। केंद्र सरकार भी प्रयास करती है और राज्य सरकार भी प्रयास करती है। दोनों के प्रयासों से गरीबी पर वार किया जाता है। कुछ योजनाओं को देखते हैं जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिन्होंने निर्धनता को दूर करने में, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में या पीपीपी बढ़ाने में या लोगों को निर्धनता से बाहर निकालने में मदद की है। इसमें हम पहली योजना लेते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 यानी मनरेगा, जो 2006 में आंध्र प्रदेश से लागू होती है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके नाम में ही छिपा हुआ ग्रामीण, इसका मतलब ये शहरी क्षेत्रों में लागू नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग अकुशल काम करना चाहते हैं उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और रोजगार नहीं मिलेगा तो रोजगार भत्ता दिया जाता है। यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से जारी है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना है, यानी हमें एक ऐसा विकास हासिल करना है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करे और आने वाली पीढ़ी की भी आवश्यकता को पूरा करे। इसका मुख्य उद्देश्य सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचाना है। क्यों? क्योंकि बच्चों, आपने देखा होगा आपके गांव में मनरेगा का कार्य चलता है, उसमें जोहड़ की सफाई है, मिट्टी का उठाना है, रास्ते की सफाई और मेड़ बनाना है ताकि बारिश का पानी बहकर न जाए, मिट्टी अवशोषित कर ले। ऐसे कार्य इसमें किया जाता है। यानी नरेगा में किया जाने वाला कार्य कच्चा कार्य होता है। कच्चा कार्य का मतलब हम प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का प्रयास करते हैं। ध्यान रहे, जो कार्य के लिए मजदूरी दी जाती है वो समय समय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन जो कार्य की प्रकृति है वो अकुशल है, यानी अकुशल कार्य है। कल को कोई बीएड धारी जाके कह दे कि मुझे भी मनरेगा में काम दे, मैं पढ़ा सकता हूँ, तो उसको काम तो दिया जाएगा लेकिन पढ़ाने का नहीं, बल्कि मिट्टी उठाने का या जोहड़ की सफाई करने का आदि। अगला प्रोग्राम देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जो 1993 में शुरू की जाती है। इसके माध्यम से रोजगार सृजन का प्रयास किया जाता है। इसके बाद में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब रोजगार योजना में दो है, एक है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में शुरू की गई। 97 में हमारी आज़ादी के 50 साल पूरे हुए थे। उस टाइम में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई, यानी शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध किए गए। और इसकी सफलता को देखते हुए 2 साल बाद 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे सके। आगे चल के ये योजनाएं मनरेगा में मर्ज कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस योजना का शुभारंभ 2000 में किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को केंद्र के द्वारा सहायता दी जाती है। यानी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो 2000 में शुरू की गई, उसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, पेयजल आदि में राज्यों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाना होता है। एक और योजना जो निर्धनता को दूर कर सके वो है अंत्योदय अन्न योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, यानी गरीबों में भी जो ज़्यादा गरीब है उनको खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। वर्तमान में 35 किलो खाद्यान्न अंत्योदय योजना के तहत दिया जाता है, ताकि इन लोगों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो और ये लोग निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर निकले और अपनी बची हुई आमदनी को खर्च करें, शिक्षा से जुड़े और स्वास्थ्य में सुधार हो। भावी चुनौतियां क्या हैं? भारत में निर्धनता निश्चित रूप से कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे हमने पहले तालिका से देखा है। लेकिन निर्धनों की संख्या कम नहीं हुई है। ध्यान से सुने, निर्धनों की प्रतिशत कमी आई है, लेकिन निर्धनता की संख्या कम नहीं हुई है। संख्या अभी भी लगभग वही चल रही है जो 1950 में हुआ करती थी। यानी उस टाइम में भी 44 करोड़ लोग अगर निर्धन थे तो आज 44 करोड़, उस टाइम में 30 करोड़ थे तो आज 30 करोड़ के आसपास। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती रहा है। कैसे? जैसे हमने कहा, इंदिरा गांधी के टाइम 5वीं पंचवर्षीय योजना में हमने कह दिया था कि गरीबी हटाओ, यानी निर्धनता को खत्म करो। लेकिन ये एक ऐसी चुनौती बनी हुई है कि आज तक हम गरीबी को या निर्धनता को हटा नहीं पाए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता की व्यापक असमानता है। जैसे हमने देखा कि शहरी क्षेत्र में निर्धनता अलग है, ग्रामीण में अलग है।
जातियों के आधार पर निर्धनता अलग अलग है और क्षेत्रों के आधार पर, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, यूपी है, राजस्थान है, तो हर राज्य में निर्धनता का स्तर अलग अलग है। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन अगले 10 से 15 वर्षों में खत्म हो जाएगी और हम आशा भी करते हैं कि हमारा देश ऐसी दुर्भिक्ष स्थिति से बाहर निकले जिसमें लोग निर्धन स्थिति में जिए, जिसमें लोग भात भात करते हुए मर जाएं और भात यानी चावल नहीं मिल पाए, ऐसी स्थिति से हम बाहर निकले। आशा की जाती है कि उड़ीसा के कालाहांडी जैसा क्षेत्र भी गरीबी से बाहर निकले, पूरा देश एक समृद्ध राष्ट्र बने, इसके नागरिक समृद्ध बने, ऐसी आशा की जा रही है। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन अगले 10-15 वर्षों में प्रगति पर होगा। अतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के कारण ही संभव होगा। यानी अगर हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, यानी उनको दी जाने वाली मजदूरी के विभेद को खत्म करेंगे, समानता का दर्जा देंगे, शिक्षा का स्तर उच्च करेंगे, कुपोषण से मुक्ति पाएंगे, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों उपलब्ध करवाएंगे ताकि प्रत्येक व्यक्ति की उन तक पहुंच हो सके, तो ऐसे के माध्यम से हम एक समानता या समान समाज की स्थापना करेंगे और निर्धनता का उन्मूलन करने में सक्षम होगा। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका पाठ। अब मैं 2 कोटेशन बता के साथ इसको खत्म करता हूँ। गरीबी देवताओं का दिया हुआ अभिशाप नहीं है। जैसे कि हमारे कहा जाता है ना कि ये लोग गरीब है क्योंकि उसको भगवान का पाप लग गया या भगवान ने उसको ऐसी जगह पैदा किया है। भगवान ने नहीं किया है, मानव ने किया है। कैसे किया है? जैसे हमने देखा कि देश के 3% लोग 97% परिसंपत्ति पर कब्जा किए हुए बैठे हैं, जबकि 97% लोगों के पास मात्र 3% ही परिसंपत्ति है। दूसरा नारा है, गरीब रोटी खोजता है और अमीर भूख खोजता है। गरीब काम किसके लिए करता है? रोटी के लिए करता है, इसलिए गरीब रोटी खोजता है। और अमीर भूख कैसे खोजता है? अमीर सोचता है आज मेरे पास इतना है, मज़ा आ जाए, कल मेरे पास इतना पैसा हो जाए, परसों मेरे पास इतना पैसा हो जाए, अगले दिन मेरे पास इतना पैसा हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमीर भूख खोजता है और गरीब रोटी। ये किसी दार्शनिक या महाशय के या विद्वान आदमी के कमेंट थे, मैंने आपको बताया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आगे भी हम आपके अन्य पाठों के साथ, अन्य पुस्तकों के साथ आपके साथ जारी रहूँगा। आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।